Assalamu alaikum dear students, myself Tariq sir. I welcome to all of you in the German classes. Today we are going to study an important topic of class 11th chemistry of chemical bonding which is known as Fajani's rule. तो आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फजानिस रूल के बारे में। तो एक्चुअली फजानिस रूल की एप्लीकेशंस क्या है, ये हमें किस चीज़ में काम आता है, वो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो फजानिस रूल जो है ये हमें प्रेडिक्ट करता है क्या, जैसे कि जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, वेदर इट इज आयोनिक और कोवलेंट, तो यहाँ से जो हम जो इसका लिखेंगे ये हमें प्रेडिक्शन करता है। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको भी आसानी रहेगी याद करने में। जो फजानिस रूल है ये हमें प्रेडिक्शन करता है किस चीज में, जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, वेदर इट इज ये हमारे पास कोवलेंट है और ये हमारे पास आयनिक है। तो शॉर्ट में हमें जो फजानिस रूल है ये हमें जो डिटरमाइन, ऐसे भी इसको मतलब एक अलग डेफिनेशन से भी समझा सकते हैं। जो फजानिस रूल हमारे पास है इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, डिटरमाइन कर सकते हैं कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है वो भी हम फजानिस रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेटर कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या होनी चाहिए। अगर हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड, जो बेटर कोवलेंट बॉन्ड, उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस है। हमारे पास जो कैटायन है, जो हमारे पास कैटायन है और जो कंपाउंड में हमारे पास एनायन होता है, ठीक है ना। तो कैटायन का जो साइज है वो बिल्कुल स्मॉल होना चाहिए। साइज ऑफ द कैटायन वो बिल्कुल, जो साइज होता है, साइज ऑफ द कैटायन मैं यहां से लिखता हूं, साइज ऑफ द कैटायन वो हमारे पास बिल्कुल स्मॉल होना चाहिए। और जो हमारे पास एनायन साइज है, साइज ऑफ द एनायन जो है वो बिल्कुल लार्ज होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। स्मॉल कैटायन, साइज ऑफ द कैटायन स्मॉल होना चाहिए विद हाई पॉजिटिव चार्ज, विद हाई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, विद हाई। तो लार्ज एनायन, साइज ऑफ द एनायन भी लार्ज होना चाहिए विद क्या, विद हाई नेगेटिव चार्ज, विद हाई नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ हमारे पास कुछ फेवरेबल कंडीशंस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेटर कोवलेंट बॉन्ड, बेटर सी भी लिखूंगा मैं शॉर्ट में, बेटर कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसे ही हमारे पास अगर आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड में फिर इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यही हमारे पास फजान कहता है। फजान कहता है कि अगर हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आयनिक बॉन्ड के लिए जो साइज ऑफ द कैटायन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैटायन साइज मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, साइज ऑफ द कैटायन जो होना चाहिए वो बिल्कुल हमारे पास लार्ज होना चाहिए, लार्ज होना विद लो पॉजिटिव चार्ज, विद लो पॉजिटिव चार्ज। और हमारे पास जो एनायन का साइज होना चाहिए, जो एनायन, साइज ऑफ द एनायन शुड बी, साइज ऑफ द एनायन शुड बी स्मॉल, ठीक है ना, इसका अपोजिट शुड बी स्मॉल, शुड बी स्मॉल। तो यहाँ पे जो हमारे पास हमने देखे दो कंडीशंस, जो फजानिस रूल हमें प्रेडिक्ट करता है, जो फजानिस रूल हमें यहाँ से जो प्रेडिक्शन देता है वो कहता है कि उनका कहना जो है कि हमारे पास जो फेवरेबल कंडीशंस होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेटर कोवलेंट बॉन्ड वो होनी चाहिए। हमारे पास जो कैटायन का साइज है वो स्मॉल होना चाहिए और जो हमारे पास एनायन का साइज है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। लेकिन चार्ज डेंसिटी जो होनी चाहिए, जो चार्ज वो दोनों में बराबर होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेटर आयनिक बॉन्ड, उसके लिए क्या, जो कैटायन साइज है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए और विद लो पॉजिटिव चार्ज, और साइज ऑफ द एनायन शुड बी वेरी स्मॉल। तो ये थी कुछ कंडीशंस किसके लिए, जो हमें
एक प्रेडिक्शन देते हैं, जो हमें एक जानकारी देते हैं किसमें एक आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, आयनिक बॉन्ड हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे कुछ फार्मूला नोट करूंगा, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमें जितने भी सारे चाहे नीट बेसिस क्वेश्चन है या IIT जेई बेसिस या जैम क्वेश्चन, जैम बेस्ड क्वेश्चन या गेट केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, वो जो इस टॉपिक में फजानस रूल के रिलेट है, वो हम इसी में सब सॉल्व करेंगे। तो बनी रहे इस लेक्चर में। तो मैं थोड़ा इसको रब करता हूं। इसमें हमें दो कंसेप्ट की जरूरत है, एक तो है पोलराइजेशन, दूसरा है पोलराइजेबिलिटी। तो मैं यहां पे दोनों को यहां पे लिख रहा हूं। पोलराइजेशन है हमारे पास एक, दूसरा है हमारे पास पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना। तो इसको मैं PP से अभी एब्रिवेट करूंगा, एक्सप्रेस करूंगा। इसको मैं PZ से, क्योंकि मुझे आसान रहेगा फिर आगे इसको समझाने के लिए। जो पोलराइजेशन होता है हमारे पास, देखो हमारे पास अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो कैटायन होता है, मैं ये समझा रहा हूं अभी पोलराइजेशन, जो इसमें कैटायन होता है उसमें कितना पावर है कि वो एक एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इनके दरमियान जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, या जो भी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इर्द गिर्द होता है, उसको कितना अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, या उसको कितना डिस्टॉर्ट करेगा, तो उसको कहते हैं पोलराइजेशन। और जो कर रहा है, कैटायन कर रहा है, तो कॉमन सेंस है, तो वो उसका पोलराइजेशन पावर कहलाएगा कि इसमें कितना पोलराइजेशन पावर है कि ये एक एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना अट्रैक्ट करेगा, कितना डिस्ट्रॉर्ट करेगा। तो वो इसका कहता है पोलराइजेशन पावर, या विच इज नोन एज पोलराइजेशन। तो वही मैं इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं। द टेंडेंसी ऑफ a cation to distort, to attract or distort the electron cloud of an anion, the electron cloud of an anion towards itself किसकी तरफ, कैटायन की तरफ, ठीक है ना, is known as it is polarization, or we can say that polarization power. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूंगा, NaCl की बात करूंगा, अब यहां पे जो हमारे पास कैटायन है, ये हमारे पास एनायन है, ये आयनिक कंपाउंड है हमारे पास। अब इसके जो सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर इसका फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास कैटायन है, इसने इसको ऐसे किया, मतलब थोड़ा डिस्टॉर्ट, अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट किया या डिस्टॉर्ट किया, तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन। और जो पोलराइजेबिलिटी है, एक्सटेंट टू गेट पोलराइज, कितनी हद तक ये एनायन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। एक्सटेंट टू गेट पोलराइज और अट्रैक्ट और डिस्टॉर्ट, कुछ भी बोलो आप, extent to get polarize or attract or distort of an electron cloud of an anion, of the electron cloud of an anion is known as it is polarizability, ठीक है ना, पोलराइजेबिलिटी। तो ये हमने कुछ पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी के कुछ डेफिनेशन देखी।
आई होप कि आपने इसको नोट किया होगा। थोड़ा मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि मेरा जो बोर्ड है थोड़ा छोटा है। अब हम कुछ फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, हमें कंपेयर करना पड़ता है किसमें हमारे पास कौन कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें एनी कैरेक्टर ज्यादा है। इसमें हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारे पास है नंबर फर्स्ट फार्मूला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो हमारे पास पोलराइजेशन पावर होता है ऑफ कैटायन। पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायन, याद रखना, पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायन। मैं अब ऑफ द कैटायन नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा समय जाता है। पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द कैटायन। चार्ज ऑफ द, ये सिमिलरली पोलराइजेशन पावर किसका होगा, कैटायन का ही होगा ना। तो पोलराइजेशन पावर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द कैटायन। एंड number second formula, polarization power is inversely proportional to size of the cation, size of the cation। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ये कैटायन के केस में था। अगर हम एनायन के केस में देखेंगे, तो एनायन के केस में हम देखेंगे, ये कैटायन के केस में था। अगर हम एनायन के केस में देखेंगे, जो पोलराइजेबिलिटी है, नंबर थर्ड फॉर्मूला, जो पोलराइजेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल है। इसमें दोनों प्रोपोर्शनल है, चार्ज ऑफ द एनायन, चार्ज ऑफ द एनायन, एंड जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ द एनायन, साइज ऑफ द एनायन। खाली इसको अभी नोट करो, फिर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो पहली फॉर्मूला है, पोलराइजेशन पावर प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द कैटायन, पोलराइजेशन पावर हमारे पास साइज ऑफ द कैटायन, और जो पोलराइजेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज ऑफ द एनायन के, और जो वो आल्सो प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ द एनायन के। तो नंबर फिफ्थ फार्मूला जो हमारे पास जो रूल है हमारे पास, जो फार्मूला के बेस में मैंने आपको समझाया, एक्चुअली ये सब रूल है। फिफ्थ है हमारे पास, अगर हमारे पास जो कंपाउंड में कैटायन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नोट करता हूं। अगर हमारे पास जो कंपाउंड में कैटायन है, अगर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि उसके पास दो या 8 इलेक्ट्रॉन्स किसमें, बैलेंस में होंगे नोबल गैस में, जैसे हीलियम में, नियॉन ऑर्गेनल प्रोटॉन में। हीलियम में खाली 2 इलेक्ट्रॉन है, जो रेस्ट ऑफ नोबल गैस में 8 इलेक्ट्रॉन है। या हम कह सकते हैं अगर उनके पास, अगर उस कैटायन के पास सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, कैटायन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, या सीडो नोबल गैस, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल अगर इसमें जो वैलेंस, जो आउटर मोस्ट शेल है, इसमें या उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होगी या 32, ठीक है ना। तो ये दो सूरतें हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, जो अगर हमारे कंपाउंड में कैटायन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, या सीडो नोबल गैस, दोनों में से एक हो, तो उसका मतलब है अगर हमारे पे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें देखना है कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको। यहां पे क्या होता है, जो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हमारे पास सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसका जो पोलराइजिंग पावर होता है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पोजेस मोर पोलराइजिंग पावर, पीपी लिखूंगा मैं, इन कंपैरिजन टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एनजीसी लिखूंगा, ठीक है। तो हमें ये रूल क्या कहलाता है, ये रूल हमें बताता है कि अगर हमारे कैटायन में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है ना। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स दिए होंगे, उसमें एक जो कंपाउंड्स है, अगर उनमें जो एनायन का साइज सेम होगा, लेकिन कैटायन का जो
एनायन सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल Cl सब में जुड़ा है, या क्लोरीन सब में, या सल्फेट कार्बोनेट सब में जुड़ा है, लेकिन कैटायन डिफरेंट है, कैटायन डिफरेंट है। तो हमें देखना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किस में है और सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किस में है। जिसमें सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो उसका ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा एज कंपेयर टू दिस। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहीं पे समझाता हूं, तो इनके मैं बाद में एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉपर है और हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना। हमारे पास ये दो है, CuCl2 NaCl। आप मुझे बताओ किस में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। देखो क्लोरीन इसमें भी है, क्लोरीन इसमें भी है, तो हमें एनायन पे नहीं जाना है, एनायन सिमिलर है, लेकिन अब यहाँ पे वेरी कर रहा है कौन सा, कैटायन। तो कैटायन अब हमें देखा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें, जैसे कि जिसमें ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा ना उसमें जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा। फजानस रूल कहता है जिसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, जिस कैटायन में पोलराइजिंग पावर होगा वो जो एनायन को मोर डिस्टॉर्ट करेगा, मोर अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इट्स सेल्फ, तो इसका मतलब है उसमें ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहां पे हमें पता चला, जैसे कि सोडियम की अगर हम जो कॉन्फ़िगरेशन देखें, जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट देखेंगे, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8, तो 1 इसके साथ शेयर हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें ये अरेंजमेंट है। अगर कॉपर में देखेंगे इसमें क्या है, जो कॉपर का एटॉमिक नंबर है इसमें क्या है, 28 है। जैसे कि स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 स्कैंडियम। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहले में 2, फिर 8, 10 हो गए, 18, 28 हो गए, तो एक इसके साथ हो गया शेयर क्लोरीन के साथ। तो इसमें क्या है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब है इसका जो पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NaCl। तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आगे चलेंगे हम। तो सिक्स्थ फार्मूला है हमारी, सिक्स्थ फार्मूला हमारी, जैसे कि हमारे पास एनहाइड्रेटेड कैटायन होता है, एनहाइड्रेटेड कैटायन होता है, एनहाइड्रेटेड कैटायन होता है, उसका जो पोलराइजेशन पावर होता है वो ग्रेटर होता है किससे, हाइड्रेटेड कैटायन से, हाइड्रेटेड कैटायन से। इसको भी यहां पे एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हमारे पास है कॉपर सल्फेट है, दूसरा है हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है ना। तो अब इसमें से देखेंगे हम किस में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। अगर हम देखेंगे ये जो हमारे पास कॉपर है, ठीक है ना, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा है, तो इसको हम एनहाइड्रेटेड कैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिंक होगा उसको हम एनहाइड्रेटेड कैटायन बोलेंगे, जिसके साथ लिंक होगा उसको हाइड्रेटेड कैटायन होगा। तो जो हमने कहा जो एनहाइड्रेटेड कैटायन है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रेटेड कैटायन। क्यों, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने सॉल्वेशन में देखा, ठीक है ना। ये क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हिंड्रेंस, एक शील्ड बनाते हैं, तो इसमें पोलराइजेशन जो होती है वो कम ही होती है। जैसे कि एनायन, एनायन के जो एनायन को अट्रैक्ट, जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो कम ही होता है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, तो रुकावट करते हैं बीच में फायदा। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है तो इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये एनहाइड्रेटेड कैटायन है, इसका जो पोलराइजिंग पावर है वो ग्रेटर है हाइड्रेटेड कैटायन। या हम इसमें देखेंगे, चलो ठीक है एक एग्जांपल, तो हम इसमें बाद में एक अलग से एक ये एग्जांपल्स का एक लंबा सा लिस्ट करेंगे। तो ये भी आ गया। नंबर 7 है हमारे पास, मैं इसको रब करता हूं क्योंकि सब ये बोर्ड पे नहीं आ जाएगा। सिक्स, अभी तो हमने 6 रूल जाने इसके। जो 7th रूल है हमारे पास, इसका 7th रूल क्या कहलाता है हमारे पास, जो 7th रूल है हमारे पास ये कहता है जो हमारे पास जितना ज्यादा, मैं एक ही में सब लिखता हूं, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा
कोवलेंट कैरेक्टर होगा और उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। मैंने अब यहीं पे लिखा, अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा है कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, सीसी लिखा मैंने कोवलेंट कैरेक्टर। अगर पोलराइजेशन पावर कम है कोवलेंट कैरेक्टर कम है। पोलराइजेशन पावर ज्यादा मींस कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर मींस ज्यादा मींस सॉल्युबिलिटी कम। तो हम यहां पे कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई केमिकल बॉन्ड है, अगर उसमें जो कंपाउंड के दरमियान जो बॉन्ड है, अगर इनके दरमियान पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है जो हमारे पास क्या है, जो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा है। तो कोवलेंट कैरेक्टर जब ज्यादा होगा, जिस कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, और जिस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी ग्रेटर होती है। तो हम यहां से कह सकते हैं ना फिर जो हमारे पास आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, सॉल्युबिलिटी के होता है। तो अभी हम खाली रूल लिख रहे हैं, अभी हमने कोई इसमें अभी कोई क्वेश्चन हमने नहीं किए, क्योंकि अभी पहले हम रूल्स जानेंगे तो बाद में हमें आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमने देखा पोलराइजेशन पावर जितना होगा कोवलेंट कैरेक्टर इतना ज्यादा होता है और उतनी कम सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन आयनिक कैरेक्टर के केस में देखा जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो उतना क्या होगा, उतना कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, सीसी कम होगा। तो ये सब आपस में आप खुद भी बना सकते हो इसको। या हमारे पास जो 8th रूल है, हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, जो इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, हम ये कह सकते हैं इसको ऐसे, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर हमारे पास जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा किसमें, कंपाउंड में, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितना कम कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है ना, अगर हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर कम है तो उसका मतलब है इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर हमारे पास कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कम है उसका मतलब है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर हमारे कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम है। तो मतलब ये सब इंटरमिल रिलेट है आपस में, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास इसमें आप क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको आराम से समझ आ जाएगा। जो और एक रूल है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी सिमिलर केस। तो जैसे कि हमने मेल्टिंग पॉइंट के केस में देखा तो थर्मल स्टेबिलिटी सेम रूल फॉलो करती है, ये प्रोपोर्शनल होती है आयनिक कैरेक्टर के, आयनिक कैरेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट। इसमें भी बराबर ऐसा ही है, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होती है, जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी। इसमें भी ऐसे ही, जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितना कम कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी, जितना कम कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो ये सब रिलेट है, ये आपको आराम से समझ आ जाएगा। या थर्मल स्टेबिलिटी के केस में और एक अब देखोगे, अगर थर्मल स्टेबिलिटी हम इसमें देखेंगे, अगर एनायन का साइज, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड दिए होंगे उसमें हमें ऑर्डर बताना है थर्मल स्टेबिलिटी किस में ज्यादा है किस में कम है, तो वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास दिए गए हैं कंपाउंड्स, लिथियम क्लोराइड है, ठीक है ना, लिथियम क्लोराइड है, या हमारे पास Li2CO3 है, या हमारे पास Li2C2O4 है, यह है लिथियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम ऑक्सलेट, तो अलग अलग मैंने दिखाए। तो यहां पे अगर एनायन का साइज क्या होगा, ठीक है ना, अगर एनायन का साइज स्मॉल होगा, अगर एनायन का साइज स्मॉल होगा या लार्ज होगा, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे हम इसको देखेंगे स्मॉल कैसे, जैसे कि हमारे पास हैलाइड्स है उनका स्मॉल आएगा,
उसमें भी दो ही है, जो पहले के दो है, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन तो लार्ज में आता है। तो ऐसे ही हमारे पास जो हाइड्राइड आयन है, या हमारे पास O2 नेगेटिव है, या N3 नेगेटिव है, ये जैसे कि H नेगेटिव है हमारे पास, O2 नेगेटिव है हमारे पास, O2 नेगेटिव हमारे पास, या N3 नेगेटिव है हमारे पास, या हमारे पास है F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, ये सब हमारे पास स्मॉल में आते हैं। जितने भी बाकी जो है हमारे पास CO3 नेगेटिव है, हमारे पास C2O4 है, ऑक्सलेट आयन है, या ClO4 नेगेटिव है, परक्लोरेट, या हमारे पास CH3COO नेगेटिव एस्टेट आयन है, ये सब हमारे पास लार्ज में आते हैं। अगर हमारे पास, आई थिंक ये शायद बोर्ड में नहीं आया, कैमरा में कैप्चर नहीं हुआ, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, मैं इसको ऊपर थोड़ा रब करता हूँ। जो हमारा 8th रूल है, जो हमारा 9th रूल है, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में जो हमने बात की यहाँ पे, तो थर्मल स्टेबिलिटी में मैंने बताया अगर हमारे पास एनायन, जो हमारे पास कंपाउंड्स, वेरियस कंपाउंड्स दिए होंगे, उसमें हमें थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होगी। तो अगर हमें उसमें ये चीज भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर वहां पे एनायन का साइज जो स्मॉल हो या लार्ज हो, अगर स्मॉल होगा तो यहाँ पे मैं फिर से इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, जो एनायन का साइज अगर हमारे पास स्मॉल होगा या लार्ज होगा, तो टॉप टू बॉटम अगर हम देखेंगे, अगर हमारे ग्रुप दिया होगा टॉप टू बॉटम, फिर एनायन डिफरेंट दिए होंगे, टॉप टू बॉटम क्या हो जाता है, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ये आप याद रखना। अगर लार्ज के केस में देखेंगे, यहां पे क्या करता है काम, टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, जो जितने भी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनका बॉन्ड जो लार्ज एनायंस के साथ होगा, तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी, वो क्या करेगी, इंक्रीज। तो ये था सब किसके बारे में, फजानस रूल के बारे में। अभी हमने इस जो फजानस रूल है, इसमें हमने खाली रूल्स के बारे में जाना है। तो अभी हमने यहाँ पे कोई जो क्वेश्चन के मतलब रिलेट है वो नहीं किए। अब यहाँ पे रूल को थोड़ा मतलब ऐसे ही रटना, अब थोड़ा इसको मगअप कर लेना इन रूल्स को। तो बाद में जब हम जो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे अभी इसके रूल्स हमने पढ़े, तो उतना ज्यादा समझ नहीं आता है जब तक कि हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब जितने भी हमारे पास ये रूल्स है, जितने भी हम यहाँ पर रूल्स हमने पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, उनको हम अप्लाई करेंगे किनमें क्वेश्चन में। जो इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट होगा वो खाली किसके क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे इसको कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगले के लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ जो रिलेट होंगे फजानस रूल के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।